राष्ट्रीय पशुधन मिशन में एक छोटी सी बात ऐड करेंगे, नोट डाल के लिख दीजिए। वैसे तो कल हमने बात की थी भेड़ और बकरियों की नस्ल के सुधार से संबंधित है, लेकिन इसमें मुर्गियों के लिए भी एक बात कही गई है, खासकर मुर्गी पालकों के लिए। लिखिए, नोट डाल के लिखिए, मुर्गी पालकों के लिए इस मिशन के तहत IPPP पूरा नाम लिखिए, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। शुरू किया है। तो मुर्गी पालकों के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया गया है, IPPP, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, मुर्गियों की जो जातियां होती है, स्पीसीज जो किस्म होती है, बायलर, उनको शामिल किया गया है। लिखिए, इस प्रोजेक्ट में बायलर व LTI बर्ड्स को शामिल किया गया है। LTI बर्ड्स को शामिल किया गया है। LTI बर्ड्स को शामिल किया गया है। अब इसी पशुधन में ही एक डिपार्टमेंट और बात करेंगे हम। लिखिए, गोपालन विभाग, नाम से ही पता लग गया होगा, गाय से संबंधित है ये। गोपालन विभाग, इसमें क्या है, जितने भी जो मवेशी है, देसी मवेशी क्या होते हैं, पालतू पशु में हम क्या मानते हैं, मवेशी में किसको शामिल किया जाता है? जनगणना भी मैंने आपको बताया था, गाय को। उद्देश्य लिखिए, राजस्थान में देसी मवेशियों की नस्लों में सुधार, उनका प्रसार, व संरक्षण, संरक्षण करना। संरक्षण कैसे कर रही है? गौशाला के माध्यम से। और गौशाला के साथ साथ आपने एक नया नाम भी सुना होगा, नंदीशाला, अखबारों में आता है ना, नई लाइन से लिखना। इसके लिए गौशाला, ध्यान रखना, इस गौशाला का एक नाम और होता है, कांजी हाउस। गौशाला और नंदीशाला का विकास किया जा रहा है। फिर कुछ बातें और लिखिए। कामधेनु डेयरी योजना के तहत 6 डेयरियां स्थापित की जा रही है। कामधेनु डेयरी योजना के तहत 6 डेयरियां स्थापित की गई हैं।
6 डेयरियां स्थापित की गई है। एक ये बात कही गई है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले से 2 सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं का चयन करेंगे, जो बढ़िया क्वालिटी रखेगी, साफ सफाई रखेगी, डेवलपमेंट जिसका ज़्यादा होगा और इनोवेटिव होगी। नवाचार का मतलब यहाँ कैसे आएगा, जैसे वहाँ जो गोबर व मल मूत्र है उससे ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जा रहा है, बायोगैस वगैरह। उन गौशालाओं को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। लिख दीजिए, राजस्थान के प्रत्येक जिले से 2 सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता है। नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब हम कुछ बातें अलग रूप में करेंगे। आप ऐसे कीजिए, नोट डाल के लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, जन औषधि केंद्र। ये नाम तो सुना होगा, जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र मतलब यहां पर लोगों को क्या है, दवाइयां मिलेगी। और वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। एक संस्था है, 2 मिनट रुक जाना, एक संस्था है कॉनफेड, ये इसको संचालित कर रही है। लेकिन राजस्थान में कॉनफेड के अलावा जो उपभोक्ता भंडार होते हैं वो भी इसको संचालित कर रहे हैं। तो हमें राजस्थान का थोड़ा क्राइटेरिया ध्यान रखना है। तो पहले हम इंडिया लेवल की बात करेंगे, फिर उसको हम राजस्थान से जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत कॉनफेड, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत कॉनफेड 200 जन औषधि केंद्र की 200 जन औषधि केंद्र की स्थापना कर रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत कॉनफेड 200 जन औषधि केंद्र की स्थापना कर रहा है। ठीक है, पूरी लाइन में क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो स्थापना है कौन सी संस्था कर रही है, कॉनफेड कर रही है। ठीक है, कितने स्थापित किए जाएंगे, 200। ध्यान रखना, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। अब हम इसको राजस्थान से जोड़ेंगे। जन औषधि केंद्र में क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के लिए वहां पर चिकित्सीय सुविधाएं होगी, दवाइयां मिलेगी, सिंपल सी बात है ये। लेकिन राजस्थान में कितने हैं, लिखिए, राजस्थान में जन औषधि केंद्र राजस्थान में जन औषधि केंद्र उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर। उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर। अब देखिए ये जो 4 जिले हैं इसमें थोक उपभोक्ता भंडार के द्वारा ये संचालित हो रहे हैं। लिखिए, इन जिलों में
जन औषधि केंद्र थोक उपभोक्ता भंडार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। थोक उपभोक्ता भंडार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। थोक उपभोक्ता भंडार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, ध्यान रखना ये। अब देखिए, एकमात्र जयपुर ऐसा जिला है जिसमें जो जन औषधि केंद्र है ये कॉनफेड के द्वारा संचालित हो रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किन जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार के द्वारा जिला औषधि या जन औषधि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। या आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में जन औषधि केंद्र है उसका संचालन कौन करता है। एक ऑप्शन दे देगा कॉनफेड, दूसरा ऑप्शन दे देगा थोक उपभोक्ता भंडार, तीसरा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त दोनों। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त दोनों। ऐसे बनते हैं ये। जयपुर में क्या दो है, आपने नाम भी सुना होगा। एक तो एसएमएस में है, भली भांति जानते होंगे। एक दुर्लभ जी, ये भी एक हॉस्पिटल है ना। इन दो हॉस्पिटल्स में जन औषधि केंद्र है ये। आपको फसल ऋण वगैरह करवा दिए थे क्या? फसल ऋण हो गए थे। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत हो गया था। उत्पादन क्षेत्रों का योगदान हो गया था। कृषि में, उद्योग में, प्राथमिक क्षेत्र वगैरह बता दिए थे सारे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आइए अब हम नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, ग्रामीण विकास व पंचायती राज। नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज। ये नया चैप्टर है, ध्यान रखना। ग्रामीण विकास व पंचायती राज। बहुत सारी बातें हैं इसमें। आपने नाम सुना होगा स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज, इसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज। एक तो ये जो स्मार्ट विलेज की जो अवधारणा है, पहली बात तो कब आई थी? ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2017-18 का मामला है। तो ये जो अवधारणा है, स्मार्ट विलेज की जो अवधारणा है, ये आई थी 2017-18 में। स्मार्ट विलेज। तब आपने नाम सुना होगा स्मार्ट सिटी, आया था ना स्मार्ट सिटी। उसी के बाद ये आया था स्मार्ट विलेज। तो 2017-18 के आसपास की अवधारणा है। कौन से गांव शामिल होंगे इसके अंदर? गांव तो बहुत बड़े होते हैं। गांव वो शामिल होंगे जिनकी आबादी 3000 से ज्यादा है। कौन से गांव शामिल होंगे? लिख दीजिए। इसमें उन गांवों को शामिल किया गया है जिनकी आबादी 3000 से अधिक है। इसमें उन गांवों को शामिल किया गया है जिनकी आबादी 3000 से अधिक है। अब ये बात आती है क्या करेंगे। देखिए, स्मार्ट का मतलब वैसे देखा जाए तो कहता बड़ा स्मार्ट दिख रहा है,
सुंदरता होती है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर जो स्मार्ट का मतलब है वो आधुनिक सुख सुविधाएं, आधुनिक सुख सुविधाएं मतलब वाईफाई वाला सिस्टम हो, अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया हो, अच्छे मॉल्स बने हो, मतलब शहर जैसा माहौल हो, वो होता है स्मार्ट विलेज। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन राजस्थान में भी है और कई अन्य राज्यों में भी ऐसे कई सरपंच है, इनका यूट्यूब वगैरह पे कई बार देखते हैं, अखबारों में भी आता है। कि यूट्यूब में तो क्या है, विवादित हो जाता है मामला, थोड़ा सा संदेह पैदा करता है, लेकिन अखबारों में जब हम पढ़ते हैं तो भी आता है कि सरपंच है जिसने गांव को पूरा बढ़िया तरीके से चमका रखा है, साफ सफाई की सारी सुविधा होती है, बाकायदा जैसे अपने यहाँ पर कचरा उठाने आते हैं वैसे गाँवों में कचरा उठाने आते हैं, आगे वो कचरा पात्र रखे हुए हैं। वहाँ के क्या लोग भी समझदार होते हैं, अपने जैसे नहीं होते वो, कोई अपने तो क्या होते हैं, क्या क्या है, क्यों रखूँ, तेरे कहने से क्यों रखूँ ये बता। लेकिन कई गाँव में अच्छे लोग रहते हैं, वो मानते भी हैं उस चीज़ को। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत गाँव में शहरों जैसी, गाँव में शहरों जैसी आधुनिक सुख सुविधाओं को, गाँव में शहरों जैसी आधुनिक सुख सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, आधुनिक सुख सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। आइए अब हेडिंग डालिए, बायोफ्यूल प्राधिकरण। बायोफ्यूल कह दीजिए, या हम इसको बायोडीजल भी कह सकते हैं। बायोडीजल के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, इको फ्रेंडली होता है, सब बताई थी। ऊर्जा में हमने इसकी चर्चा की थी, रतनजोत, करंज, नागचंपा, जोजोबा, होहोबा, याद कीजिए, वो सब बातें बताई। उन बातों की तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं यहां सिर्फ प्राधिकरण की बात कर रहा हूं। देखिए ये जो प्राधिकरण है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी बायोफ्यूल नीति 2007 के तहत। बायोफ्यूल नीति 2007 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब हम जानते हैं कि ये जो बायोफ्यूल है ये रतनजोत से प्राप्त होता है, अन्य तेलीय पौधों से प्राप्त होता है, इसके अलावा करंज से प्राप्त होता है, हमने की थी ये। राजस्थान में जो इस बायोफ्यूल के बारे में बात कही गई है ज़्यादातर, वो रतनजोत के बारे में कही गई है। आप जानते हो इस पे क्वेश्चन आता है कई बार। और अन्य तेलीय पौधे इसके आसपास के, उनका उत्पादन किया जा रहा है, एक करंज का उत्पादन किया जा रहा है। लिखिए, राजस्थान में इसके लिए रतनजोत व समकक्ष तेलीय पौधे तथा करंज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। करंज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रतनजोत और जो समकक्ष तेलीय पौधे हैं, इसमें जो डिसाइड किए गए हैं, ये 12 जिलों का निर्धारण हुआ है। रतनजोत और तेलीय पौधों के लिए 12 जिलों का निर्धारण हुआ है। और ये जो करंज है, करंज के उत्पादन के लिए 8 जिलों का निर्धारण हुआ है।
ये जो 8 जिले हैं, बाकायदा ये कहा गया है कि ये राजस्थान के पूर्वी जिले हैं। कई बार क्या होता है, आपसे इस टाइप सा क्वेश्चन बन जाता है कि करंज के उत्पादन को बढ़ावा राजस्थान में किस क्षेत्र में दिया जा रहा है। करंज के उत्पादन को बढ़ावा राजस्थान में किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो वो दे देता है पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर ना चाहते हुए भी हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। वर्तमान में जो क्वेश्चन की डिमांड है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपको उलझाने का प्रयास करता है, इन्हीं शब्दों में करता है, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो रतनजोत के लिए वह इससे रिलेटेड जो ऑयली प्लांट्स होते हैं उनके लिए तो 12 जिले डिसाइड किए गए हैं, भाई यहाँ हम प्रोडक्शन करेंगे। और जो करंज है उसके लिए 8 राजस्थान के पूर्वी जिले डिसाइड किए गए हैं। अब इन जिलों का नाम ध्यान रखना है। आइए इसमें पहला लिखिए, 12 जिलों में लिखिए 12 बांसवाड़ा, 12 बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ हो गए 12 जिले। मुझे इन जिलों को देखकर आप ये बताइए, यदि मैं इसको एक क्षेत्र का नाम दूं तो क्या दे सकता हूं? दक्षिणी, बताइए। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये सब आ रहे हैं, क्या कहोगे? क्या मैं बेसिकली ये कह सकता हूं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र? हालांकि ज़्यादातर दक्षिणी क्षेत्र है, और देखा जाए तो यहाँ जब सिरोही आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा हम पश्चिम की तरफ भी मुड़ जाते हैं। लेकिन बेसिकली सामान्यतः हम इसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि ऐसी घटनाएं मैंने बहुत बार देखी है और फिर बच्चे वहाँ पर बैठे रहते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अब 8 जिलों का निर्धारण है, ये कौन कौन से? ये वैसे डिक्लेयर है कि पूर्वी जिले हैं, लिख दीजिए नाम। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक। होगी बात सारी? ये 8 जिले हो चुके हैं। अब देखिए, एक बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है, और राजस्थान ने इस दिवस पर राजस्थान के जो समाचार पत्र है पूरी डिटेल दी थी इसके बारे में, मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए। उस तरफ जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई समाचार पत्र में दिया फालतू लैंग्वेज होती है। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बायोफ्यूल दिवस मनाया कब जाता है। तो लिख दीजिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये मनाया जाता है 10 अगस्त को।
राजस्थान ने इसको प्रचारित किया था, इस दिवस पर प्रचारित किया था। इस कारण से इस दिवस की जो थीम है ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। 10 अगस्त 2020 की थीम, इसकी जो थीम है ये है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये 2020 की थीम थी। तो कम से कम आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि बायोफ्यूल दिवस मनाया कब जाता है। दो 2019 में जब बायोफ्यूल दिवस मनाया गया था तो कुछ नियम बनाए गए थे जिनको राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 के नाम से जाना जाता है। अब जो आपको लाइन लिखाने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। लिख दीजिए, राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 के तहत राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 के तहत 6 बायोफ्यूल उत्पादक बायोफ्यूल उत्पादक और 10 रिटेल आउटलेट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये ध्यान रखना, 10 रिटेल आउटलेट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये बायोफ्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है सभी, ठीक है। तो 6 बायोफ्यूल उत्पादक और 10 रिटेल आउटलेट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये ध्यान रखना। कौन सी नियमों के तहत? राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 के तहत। आइए अब आप देखिए, हमने पहले ही कहा था, बताया भी था, राजस्थान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है। अब इसने जो कुल राशि है कितनी आवंटित की है उसकी हम बात करेंगे। एक लाइन लिखिए, 2020-21 में 2020-21 में ग्रामीण विकास के लिए $2,267.93, ध्यान से लिखना, 2,267.93 करोड़ का प्रावधान किया गया है। करोड़ का प्रावधान किया गया है ग्रामीण विकास के लिए, इतने करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक बात पिछले साल की है, ये कहा गया है कि जो पंचायत समिति मुख्यालय है, जो भी पंचायत समिति मुख्यालय है वहां पर क्या अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे। तो लिखिए, 2019-20 के बजट में, बजट के अनुसार 2019-20 के बजट के अनुसार सभी पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर 2019-20 के बजट के अनुसार सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे। अंबेडकर भवन बनाए जाएंगे।
अब आप देखिए, ये जो कोविड-19 आया था, इसमें रोजगार की बड़ी समस्या आई थी। तो एक याद कीजिए योजना आई थी, गरीब कल्याण रोजगार योजना आई थी ना, मैंने करंट जीके में डाला भी था, काफ़ी चर्चा में भी रही थी। और एक आपने सुना होगा जो नरेगा है, इसने बहुत अच्छा काम किया था। जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार मिला था, नरेगा ने काफ़ी दिया था। तो पेज के बीच में लिखिए, कोविड-19 के दौरान रोजगार की स्थिति। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो हम बात करेंगे मनरेगा के तहत, ये आंकड़ा याद रखना है, मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला, या कोविड-19 भी कह दीजिए या उसके आसपास का क्राइटेरिया। वैसे तो देखिए पूरा 10 महीने कोविड-19 के नाम ही रहा। एक गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत आगे बढ़े। आइए, इसमें लिखिए, मनरेगा के नीचे लिखो, वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक, दिसंबर 2020 तक 69.29 लाख परिवारों को 69.29 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करके 3,432.36 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। $3,432.36 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया, मतलब इतना रोजगार दिया गया। और परिवार कितने हैं? लगभग 70 लाख परिवार इतने लाभान्वित हुए नरेगा के तहत, ग्रामीण क्षेत्र की योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इसमें आ जाइए। इसके तहत प्रवासी कामगारों को रोजगार दिया गया। इसके तहत प्रवासी कामगारों को रोजगार दिया गया। अब ये प्रवासी कामगार कौन होते हैं? जो बाहर से आए थे, पैदल मार्च चला था ना भारत में, कितने लोग पैदल चल के आए थे, कई न्यूज़ चैनल वाले दिखाई नहीं रहे थे उनको,
अखबार वाले बेचारे कुछ गए थे तो कुछ न्यूज़ आई, फिर कुछ राज्यों ने बस चलाई थी कि इनको भिजाओ भाई किसी तरीके से। कई लोगों ने, कई गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको हम पहुंचाएंगे, जितनी देर तक वो विचार करते रहे उतने में पहुंच ही गए। ऐसा चला था ना सिस्टम सारा, बेचारे बहुत परेशान हुए थे। कई लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन वही है कि महामारी का दौर था, ज़्यादा मिल नहीं सकते थे उनसे, वो भी क्या बाहर रख देते थे खाना, क्या ले जाओ। कमाल है, कैसा सिस्टम चला था यार। कई लोग तो कहने लग गए थे अब ख़त्म है सब कुछ, दुनिया हथियार डाल दिए थे। आराम से कहते अब कुछ नहीं हो सकता, अब थोड़े टाइम का जीवन रह गया है, बस ख़त्म हो गया मामला सारा का। लेकिन आप देखिए वापस उसी रूप में आ चुके हैं, कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे आगे कारवां बढ़ता जाएगा। सब हो गया ना। आज इतनी संख्या में कोविड-19 के जो मरीज़ है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं मास्क मुस्क कुछ नहीं पहना के साइड में रख, ऐसे ही चल रहा है मामला सारा। तो लोगों को कितना ही डरा लो, एक दिन तो डर निकल ही जाएगा उसमें, क्योंकि काम तो उनको करना ही है। आप आए हो ना पढ़ने के लिए, आपके घर वालों ने आपको भेजा है कि जाके पढ़ो, क्योंकि उनको ही पता है कुछ नहीं है, पढ़ ले भैया, नौकरी सबसे बढ़िया है, नौकरी लगे तो सबसे बेस्ट है, नहीं लगे तो ये कोविड वैसे ही ख़राब कर जाएगा। तो अच्छा धंधा बनाया था सब लोगों ने, फिर भी लिखिए। चलो इसमें एक तो ये ध्यान रखना, एक लाइन लिखो, इस योजना में राजस्थान के 22 जिले शामिल थे। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू की गई थी? 22 जिलों में। लिखिए, इसके तहत 48.83 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। 48.83 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। हेडिंग डालिए, ये कंप्लीट हो गया। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। आप जानते हो विधायक जो होते हैं ये, इनके पास राशि आवंटित होती है और उस राशि का इस्तेमाल वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए करते हैं। इसी तरीके से जो सांसद होते हैं एमपी, उनको भी मिलती है। मैं यहाँ विधायकों की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए दिए हैं इन्होंने 2 सालों के लिए। 2 साल कौन कौन से हैं? 2 मिनट रुक जाइए एक बार। 2020-21 और 2021-22 इसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या करेंगे? चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत कैसे करेंगे? या तो उपकरण इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, मशीनें, या भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। इस तरीके के काम के लिए, मतलब चिकित्सीय सुविधाओं के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं प्रत्येक विधायक ने। तो टोटल हमारे पास आ गए 200 करोड़। उनका इस्तेमाल राजस्थान में जो हॉस्पिटल है इसमें इंस्ट्रूमेंट लाए जाएंगे, नए नए उपकरण लाए जाएंगे ताकि जो जांच है उसमें सुगमता हो, और भवन बनाए जाएंगे ताकि, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड-19 चल रहा था तो बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इस तरीके की कई घटनाएं घटित हुई थी। ताकि आगामी भविष्य में हम इससे बच सकें, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। लिख दीजिए, इसमें लिखो, इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक के द्वारा
इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक के द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 2021-22 के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ की राशि का उपयोग प्रतिवर्ष 1 करोड़ की राशि का उपयोग केवल स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे ब्रैकेट में लिखिए इंस्ट्रूमेंट, भवन, से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। आइए नेक्स्ट लिखिए, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। इसका जो प्रारंभ हुआ था 27 नवंबर 2019 को। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। अब देखिए इसमें वैसा नहीं है, इसमें वैचारिक मूल्यों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये महात्मा गांधी के नाम से है तो गांधी मूल्यों को बढ़ावा देना, इसमें लिख दीजिए। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गांव को सिलेक्ट करके उसे गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित किया जाएगा। गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो जो गांव होगा गांधी के विचारों से प्रेरित होगा। आप कह सकते हो कि गांधी के विचारों को यदि हम इसमें शामिल करें तो एक तो गांधी से संबंधित जो भी मूल्य थे उनको बताने के लिए बाकायदा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आप कह सकते हो कि वहाँ गांधी जी छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे, तो उन गांवों में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके से वो बातें कही गई है। 2019 में ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक नोट डाल के लिखिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिख दीजिए। राजस्थान मार्च 2018 में खुले में शौच से मुक्त हुआ। राजस्थान मार्च 2018 में खुले में शौच से मुक्त हुआ। ये चैप्टर इतना ही है, इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। आगे की बात अपने कल करें।